नाज़रीन आदाब, खैर मक़दम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। व्यापम घपला मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घपले में शामिल होने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि घपले से वाबस्ता हार्ड ड्राइव में से 48 मकामात से सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाया गया है, क्योंकि कांग्रेस के इल्जाम में कुछ सच्चाई है और अगर नहीं तो बीजेपी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाती। क्या बीजेपी मुल्क के इस बड़े घपले पर पर्दा डालना चाहती है? इस पर हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे यमन के इक़्तिदार पर कब्जा जमाए हौसी बागियों की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें यमन में हौसी बागियों से मुतालबा किया गया है कि वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं, नहीं तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। क्या यमनी सदर मंसूर हादी को घर में नजरबंदी के हौसियों के इक़दाम को तख्ता पलट माना जाए? और अगर हौसी इक़्तिदार नहीं छोड़ते हैं तो क्या उनका भी हश्र इराक जैसा होगा? एक बड़ा सवाल है। इन दोनों मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सिराज नकवी साहब, जबकि फोन लाइन पर भी कुछ लोग हमारे साथ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाब के बाद पहली मर्तबा बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया है। एमपी यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के सीनियर लीडरान कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घपले में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस ने यह इल्जाम लगाया है कि इस घपले से वाबस्ता हार्ड ड्राइव में से 48 मकामात से वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाया गया है। इल्जामात के मुताबिक मेन हार्ड ड्राइव का क्लोन बनाकर रख दिया गया, जिसमें 131 में से 48 जगहों पर वजीर आला का नाम था और इन 48 मकामात में सीएम की जगह वज़रा का नाम डाल दिया गया, जबकि एक जगह एनएस, एक जगह राजभवन और 7 जगह उमा भारती का नाम डाल दिया गया। बाकी 18 जगहों को खाली छोड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जब व्यापम को कांग्रेस ने व्यापक घपला बताने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस ने इसे एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की दाल नहीं गली थी। कांग्रेस लीडरान हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां भी उनसे कहा गया कि वो इस पर सियासत न करें। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सारे सबूत असली हैं और अगर वो गलत हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। At 48 places, सीएम साहब का नाम है उसमें। At 48 places, उसमें से 21 प्लेस सीएम नेम has been replaced with minister। जहां सीएम लिखा होना चाहिए वहां मिनिस्टर लिख दिया गया है। एक जगह वहां सीएम की जगह एमएस लिख दिया गया है। एक जगह सीएम की जगह राजभवन लिख दिया गया है और 7 जगह उमा भारती जी का नाम डाल दिया गया है। उमा भारती जी का नाम 10 जगह था, उसको 17 कर दिया गया, मैग्नीफाई किया गया और 18 जगह जहां सीएम का नाम था उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया। इस सब की जानकारी हमारे पास आने लगी थी और हम लोग चाहते थे इसीलिए कि सीबीआई करे, क्योंकि एसडीएम पर हमको भरोसा नहीं था। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। और वहीं बीजेपी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा है कि कांग्रेस कई मरतबा इस मामले को उठा चुकी है। हर बार विधानसभा के पहले इस विषय को खड़ा करना और इस विषय के माध्यम से जनता में भ्रम पैदा करना, ये लगभग कांग्रेस का ट्रेंड बनता जा रहा है। आप सबको मालूम होगा विधानसभा चुनाव के पहले भी व्यापम विषय को उन्होंने काफी जोर से उठाया और जनता ने क्या परिणाम दिए ये सभी नेताओं के सामने। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले और जोर से उठाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस खेत रही। और बीजेपी लीडर श्रीकांत जी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर अभय दुबे जी इस वक्त
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुरुआत सिराज नकवी साहब से करते हैं। सिराज साहब, अदालत ने, दोनों अदालत, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कहा था कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब एक मरतबा फिर कांग्रेस ने इस इश्यू को बहुत ही जोरों शोर से उठाया है और मध्य प्रदेश के वजीर आला से इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, अदालत ने जो कुछ कहा था वो उस वक्त के हालात की रोशनी में था और उस वक्त जो अदालत के पास शहादतें थी इस पूरे मामले में, ये सबूत थे, उनकी बिना पर कहा था। लेकिन अब जो कांग्रेस के इन लीडरों ने जो चीजें पेश की हैं, जो सबूत पेश किए हैं, वो उससे लगता है कम से कम जाहिरी तौर पर प्राइमा फेसी ये केस बनता है कि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। हकीकत क्या है और ये इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितनी तफसीलात और जितनी बारीकी से इस पूरे मामले को उठाया है कांग्रेस के लीडरों ने, और सबसे बड़ी अहम बात ये कि कांग्रेस के जो 3 अहम लीडर हैं, तीनों ने एक ही प्लेटफार्म से इस बात को उठाया है और ये चैलेंज किया है हुकूमत के लिए कि अगर उनका हलफनामा गलत है दिग्विजय सिंह का, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा मामला पहले के मुकाबले में, जब अदालतों ने या इसके मामले में और दूसरे फैसले आए, तो इसकी जांच ईमानदारी से करानी चाहिए। अगर हुकूमत ईमानदार है तो अभी इल्जाम लगाना कोई अहमियत नहीं रखता जब तक कि ये चीज साबित ना हो जाए। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि हुकूमत अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए एक मुनसिफाना और ईमानदाराना और शफाफ जांच कराए। और जिस तरह से मुतालबा खुद बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी मुख्तलिफ मामलात में दूसरी पार्टियों की हुकूमतों पर यह इल्जाम लगाती रही इस तरह की, और फिर सीबीआई की जांच के मुतालबे करती रही, उसको देखते हुए जरूरी है कि खुद बीजेपी भी इस बात का इकरार करे कि इस मामले की सीबीआई जांच कराएगी। अगर वो शफाफ है, उसके दामन पे कोई दाग नहीं है, तो उसमें उसे घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उनको जांच करानी चाहिए। तो श्रीकांत जी से बात करते हैं, बीजेपी के लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रीकांत जी, क्या ये कांग्रेस के रिवाइवल की कोशिश है या वाकई जैसा कि सिराज नकवी साहब ने कहा कि मामला बहुत ही बड़ा मामला है और अगर पूरी तरह से शफाफियत है सरकार में और बीजेपी में, तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए ताकि अपोजिशन को मुतमईन किया जाए? देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो मामला है, इस मामले की पूरी जांच कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में हो रही है जी, और एसटीएफ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एसआईटी पूरे काम को मॉनिटर कर रही है और इसमें राज्य सरकार का कोई दखल भी नहीं है जी। कौन अधिकारी कहां जाएगा, क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, वो सब कोर्ट की दिशा निर्देश पर काम हो रहा है। सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी के पास कहीं कोई सबूत पाए जाते हैं, अगर आपके पास लगता है कि कहीं कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो वो सबूत आप एसआईटी को दे दीजिए। एसआईटी ईमानदारी से काम कर रही है, क्योंकि अगर इस देश में कहीं न कहीं किसी न किसी पर तो हमको भरोसा करके ही चलना पड़ेगा। अगर कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश की सरकार कोर्ट से बड़ी है और ना ही कांग्रेस और भाजपा कोर्ट से बड़े हैं। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल अंदाज में कहा है कि अगर हम गलत है तो हमें गिरफ्तार किया जाए, तो क्या अगर पूरी तरह से वहां की सरकार, बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अगर वो इसमें साफ शफाफ होती है तो एक्शन लिया जाएगा दिग्विजय सिंह के खिलाफ? सच किया कि सरकार का कोई इसमें दखल नहीं है जी। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस कोर्ट को दीजिए, और कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शंस दी है कि इस पूरे मैटर को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि इसमें सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है। व्यापक रूप से वहां जो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट में और गिरफ्तार भी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, और कांग्रेस उसको पॉलिटिसाइज करती रही है, लेकिन कांग्रेस को उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। और अब क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई है, एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर लगातार आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने हमारे ग्रुप को हरा दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई ग्रुप में बटी हुई है। तो इंटरनल जो सिर्फ डब्बल है उनकी लगातार पराजय के बाद, मुझे लगता है उससे ध्यान बांटने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से दिग्विजय सिंह इस मैटर को लेकर आए हैं। लेकिन हमारा पूरा भरोसा इस देश के न्यायालय में है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो निश्चित रूप से एविडेंस उन्हें कोर्ट को देने चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। शिवराज जी पहले कह चुके कि इसमें अगर दोषी में पाया जाता हूं जी। मैं राजनीति से। चलिए अभय जी से बात करते हैं। अभय जी, चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से श्रीकांत जी, और उनके दूसरे लीडर भी ये कह रहे हैं कि अगर सबूत है दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के पास तो वो लाए। तो क्या कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आगे के कोई मंसूबा है इस मामले पर? क्योंकि जांच ऑलरेडी चल रही है और कोर्ट भी कह चुका है कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्ट मैं कर दूं आपको, जो आज दिग्विजय सिंह जी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, अपितु एसआईटी को, जो हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित की है, उसमें शपथ पत्र दे करके कपिल सिब्बल जी के माध्यम से शपथ पत्र दिया है। केटीएस तुलसी, जो दोनों सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं, उनके आधार पर उन्होंने प्रामाणिक दस्तावेज के साथ एक्सेल शीट भी लगाई है। उन्होंने कहा कि जो हार्ड डिस्क थी सिस्टम एनालिस्ट नितिन महेंद्रा की, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए गुजरात भेजा गया, जहां पर उन्होंने पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार को सूचित किया कि इसकी क्लोनिंग कर दी गई। उसके बाद फिर से उस हार्ड डिस्क को भेजा और ये कहा कि उस हार्ड डिस्क में
जानबूझ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम हटाकर वहां पर मिनिस्टर और राजभवन और उमा भारती के नाम को बढ़ाया गया। और ये प्रामाणिक दस्तावेज मध्य प्रदेश में एसआईटी को हालांकि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त अगर ये हलफनामा दाखिल होता तो शायद कांग्रेस को कुछ फायदा होता। आप हमारे साथ रहिएगा। सिराज नकवी साहब से हम जानना चाहेंगे, आपने दोनों की बात सुनी और साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ये पूरी तरह से हलफनामा दायर किया गया है और उधर बीजेपी ये कह रही है कि इसमें रियासती हुकूमत का कोई मामला नहीं है, चूंकि जो कुछ इंतखाबात हुए हैं उसमें कांग्रेस की शिकस्त हुई है और उसकी वजह कर ये बौखलाहट का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है ये मामला उठाकर। जी सर, देखिए रिवाइवल की तो कोशिश यकीनी तौर पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इल्जाम कौन लगा रहा है। कांग्रेस सियासत करती है, इसमें कोई शक नहीं, तो बीजेपी भी सियासत करती है। इस तरह के इल्जाम तमाम, और कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं बल्कि बेशतर पार्टियां इस तरह के इश्यूज पर सियासत करती हैं। ये सब चीजें बदकिस्मती से हमारी सियासत का हिस्सा बन गई, जबकि बदनवानी सियासत का मौजूद नहीं होती। वो कांग्रेस सियासत करे, वो बीजेपी सियासत करे, वो कोई दूसरी पार्टी सियासत करे। इस मामले पर जितने शफाफियत होनी चाहिए, जितना सियासी पार्टियों को ईमानदार होना चाहिए, वो नहीं करती हैं। वो दूसरों को ईमानदारी का सबक पढ़ाती हैं लेकिन खुद इतनी ईमानदार नहीं होती हैं। इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी कहीं भी कुछ, चाहे वो रियासती सरकार का मामला हो चाहे वो मरकजी सरकार का मामला हो, बहुत सी बदनवानियां हुई हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत से मामलों में कांग्रेस सरकार ने इकदाम भी किए हैं और अगर नहीं किए तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि अगर कांग्रेस या दूसरी सियासी पार्टियां या आम आदमी इस बात से मुतमईन नहीं है कि आप जो कुछ जांच करा रहे हैं वो मुनसिफाना होगी और ये मुतालबा कहीं किसी हल्के की तरफ से किया जा रहा है कि आप सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई भी जाहिर है मरकजी हुकूमत के तहत ही आती है, सीबीआई भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हुकूमत ये कहती है कि सीबीआई एक बिल्कुल इस वक्त आजादी से और खुद मुख्तारी से काम कर रही है। तो इसमें क्या कबाहत है बीजेपी को, मेरे समझ से बात बाहर है। यह अलग बात है कि हुकूमत का ये दावा अपनी जगह कि हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही है और बिल्कुल एसआईटी की जांच में कोई मदाखलत नहीं कर रही है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि हुकूमत ईमानदार नहीं है और वो सीबीआई जांच की बात कर रही है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल सही है। और जैसा कि अभय जी भी बता रहे थे और खुद दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि एक सबूतों के आधार पर यह हलफनामा दाखिल किया गया और इसमें सच्चाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसमें हकीकत नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है इस मामले को बहुत मजबूत तरीके से कांग्रेस ने उठाया है, किस तरह से दिफा करती है मध्य प्रदेश की सरकार और खुद वहां के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम दोनों मेहमानों का फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। श्रीकांत जी और अभय जी, आपका प्रोग्राम का वक्त हो गया है ब्रेक का और सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे हौसियों की। मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमादी, ओ लगी कैंची गमादी। हिंदुस्तान की शान उर्दू का वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हालात हाजरा का इंटरनेशनल सेगमेंट हम पेश करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब सिराज नकवी साहब।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں یمن میں حوثی باغیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی کہ دستبردار ہو جائیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ اور دوسرے ممالک نے یمن میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ UN قرارداد میں حوثیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری اور غیر مشروط طور پر حکومتی اداروں سے نکل جائیں۔ قرارداد میں یمنی صدر منصور ہادی کے گھر میں نظر بندی ختم کر کے انہیں آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور اس قرارداد میں حوثیوں کی طرف سے تعاون نہ کرنے کی صورت میں مزید اقدامات کرنے کی آمادگی کی بات بھی کہی گئی ہے، مگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے فوجی کارروائی نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے یمن کے خلیجی ہمسایہ ملک زور دیتے رہے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کی خواہش تھی کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے باب نمبر 7 کے تحت منظور کی جائے، جس کے تحت طاقت اور پابندیوں کے ذریعے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ اور یمن میں حوثی باغیوں نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ یمن کی خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق حوثیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمنی عوام دھمکیوں کے خوف سے اقتدار چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حوثی خود کو یمنی نمائندہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ملک کے جنوب میں رہنے والے عوام حوثیوں کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا آج اتوار کو ایک اجلاس ہوا ہے۔ سفارت کاروں کے مطابق اجلاس میں قرارداد کی منظوری کی توقع ہے، جس میں حوثیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات شروع کریں، ساتھ ہی زیر حراست حکومتی عہدیداروں کو رہا کر دیں۔ سراج صاحب، حوثی باغیوں کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھا ہے اور پوری طرح سے اپنے فیصلے پر اڑگ ہیں۔ حوثی باغیوں نے کہا کہ اقتدار سے بے دخل یا دستبردار ہونے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پورے خطے پر اس کا کیسا اثر پڑ سکتا ہے اور اس میں کس طرح کی پرتشدد کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے زمین میں؟ مسلم ممالک کے لیے ایک بڑا تشویش کا موضوع ہے، اور گزشتہ کافی عرصے سے جو کچھ حالات چلے آ رہے ہیں یمن میں، اس میں حکومت کی طرف سے اور حوثیوں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے اشارے دیے کہ وہ جو حکمراں جماعت ہے اس کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اور اس معاملے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اصل میں آس پاس کے بھی کئی ممالک ایک پارٹی کے رول ادا کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو بات چیت سے، مذاکرات سے حل کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ ابھی جن عرب ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اگر اقوام متحدہ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے بل پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی تجویز پاس ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل غیر دانشمندانہ قدم ہوگا۔ ایسے حالات میں، ان معاملات میں طاقت کے استعمال سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ بات چیت کا رستہ کھلنا چاہیے۔ یقینی طور پر حوثی جس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی قطعی غلط ہے کہ وہ ان کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور یمن کے عوام ایسا چاہتے ہیں یا ویسا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافی بڑی عوام کی تعداد ایسی ہے جو حوثیوں کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو ایسے حالات میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس وقت طاقت پر، اقتدار پر قبضہ کر بھی لیا بزور طاقت، تو تب بھی وہ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اور تمام شعبوں کے، تمام حلقوں کے لوگوں کو اور تمام جو علاقے ہیں، خطے ہیں، ان کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے بات کریں، اور جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر، ان کو فوری طور پر روک کے اقتدار میں شراکت کا کوئی ایسا فارمولہ تیار کریں کہ جس سے باہری طاقتوں کو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں، چاہے اڑوس پڑوس کے مسلم ممالک ہوں، ان کو مداخلت کا کوئی موقع نہ ملے جائے۔ ارشد خان صاحب انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں۔ ارشد خان صاحب، جو تیور حوثی باغیوں کا نظر آ رہا ہے، اس سے یمن کے امن کو کس طرح کا خطرہ لاحق ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یمن کافی امپورٹنٹ کنٹری ہے، جیسے صومالیہ کافی امپورٹنٹ کنٹری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوسٹل لائن کافی امپورٹنٹ ہے، اور یمن آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک اسٹرانگ کنٹری تھا، اور 2011 کے بعد، مطلب یہ چوتھی برسی ہے ان کی جب سے یمن ڈسٹرب ہے وہاں پہ، اور جہاں جہاں وہاں کے اقتدار اعلیٰ ہٹائے گئے، جس کنٹری میں، چاہے وہ لیبیا ہو، عراق ہو یا سیریا ہو، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انارکی اور کیوس پھیلتی جا رہی ہے۔ تو جب سے وہاں پہ عبداللہ صالح کو ہٹایا گیا، خاص کر کے اس میں جو ہے حوثیز اس میں انوالو ہوئے، لیکن اس میں جو ہے سنی گروپ بھی انوالو تھے، اسٹوڈنٹ بھی انوالو تھے۔ اس کے بعد ان کو ہٹانے کے بعد جو وہاں پہ ٹوٹل پرابلم ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی ہے، مطلب کس طرح سے پاور کو شیئر کیا جائے، اس لیے کہ وہاں پہ حوثیز جو ہیں وہ آپ کے نارتھ میں ہیں خاص کر کے،
اور 1/5. تو پاور شیئرنگ کا یہ فارمولا کیا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو باغی ہے وہ کسی بھی طرح سے بالادستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی جو پریزنٹ حالات ہیں وہاں پہ کافی خراب ہیں. اگر آپ پریزنٹ حالات کا دیکھیں گے تو وہ بالکل ٹرائبلائزیشن ہو گیا. وہاں پہ 3-4 فرقے ہو گئے ہیں. ایک آپ کے حوثیز جن کو کہا جاتا ہے کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے. جی. دوسرے جو آپ کے جو سنی ریبلس ہیں ان کے پاس کہا تھا کہ سعودی سپورٹ کر رہے ہیں, گلف کوآپریشن کونسل کنٹریز کے, اور امریکہ بھی کنٹرول کر رہا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے جو سنی ریبلس ہیں ان کا الائنس جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے القاعدہ سے کر دیا گیا ہے. تو وہاں پہ سچویشن یہ آ رہی ہے کہ اگر حوثیز اگر اپنے اقتدار کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ سنی القاعدہ جو ہے ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں, ان کا کیا ہوگا. تو وہاں پہ جو نیگوشیٹنگ اسپیس ہونا چاہیے تھا, جس میں پولیٹیکل نیگوسیشن ہونا چاہیے تھا, اس کا ایک پرابلم ہے. اور وہ کسی بھی طرح سے جو حوثیز ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ. جو وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے, جس طرح سے وہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرس آپ کے رول پلے کر رہے ہیں, وہ ان سے وہ متفق نہیں ہے بالکل کہ ان کا جو ہے پاور ختم ہو جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو سانا ہے اس کنٹرول ہاؤسز کا آپ کے 21 سپٹمبر 2014 کو ہو گیا تھا, اور خاص کر کے ارلی فیبرری میں انہوں نے جو ہے بیسیکلی پارلیمنٹ اور آپ کے پریسیڈنٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے قبضے میں لے لیا ہے, لیکن اس کا محاصرہ کر لیا ہے اور پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حوثیز ہیں وہ بہت ہی خلاف ہیں دو لوگوں کے. ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے اسرائیل. آپ کو یہ پتا ہے کہ 1949 میں قریب 49,000 جوز تھے آپ کے یمن میں. اب وہ زیادہ تر جو ہے اسرائیل چلے گئے خود بخود, اور ابھی بھی 100 وہاں پہ جوز ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سن 2009 میں, اس لیے کہ وہاں پہ پرابلم شروع ہوئی ہے 2011 میں, سن 2009 میں ہی وہاں سے بہت سارے جوز جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے اسرائیل. یعنی موجودہ حالات جو آپ بتا رہے ہیں کہ کافی خراب ہیں اس وقت. سراج نقوی صاحب, آپ نے ارشی خان کو سنا, انہوں نے کئی زاویے سے باتیں کی, کئی طرح کی چیزوں کو جوڑا, جیسا کہ آپ بھی بتا رہے تھے, اور آپ نے بھی کہا کہ صحیح طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی سنگین مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا ہے. یمن ظاہر سی بات ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور اہمیت کا حامل ہے اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے. اگر یمن اور باقی دنیا کی بات ہم کریں تو باقی دنیا کا اس پورے معاملے میں, اس پورے بحران میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے, اور کون سا ایسا خطہ ہے جو اس بحران کو حل کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ارشی خان صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس کا لب لباب یہ ہے کہ حوثی باغیوں اور دوسری جو وہاں پر طاقتیں ہیں موجود, ان کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان ہے. تو بنیادی مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اس اعتماد کے فقدان کو پورا ختم کیا جانا ہے کہ حوثی باغی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ دوسری طاقتیں اگر برسر اقتدار آ جائیں گی تو ان کو باہر کر دیا جائے گا, ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی. تو ایسے میں اگر کوئی بھی ملک, چاہے وہ پڑوس کے عرب ممالک ہوں, دیگر مسلم ممالک ہوں, ایران ہو, عراق ہو یا اور ممالک ہوں, یا امریکہ ہو یا کوئی اور طاقت ہو, اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ طاقت کے بل پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا تو یقینی طور پر یہ ان کے خام خیالی ہوگی. اس سے حالات مزید بگڑیں گے. حالات کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ابھی جو آس پاس کے ممالک ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تو اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو اعتماد کا فقدان ہے, جو کمی ہے, اس کو کس طرح سے وہ کیا جائے, اور اس کے لیے بہتر رستہ سوائے مذاکرات کے کچھ نہیں ہو سکتا. مذاکرات ہونے چاہیے, حوثیوں پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے, اور یہ دباؤ امریکہ کی طرف سے نہیں آنا چاہیے. یہ دباؤ پڑوس کے ممالک غیر جانبدار ہو کے اس بات کے لیے آمادہ کریں حوثیوں کو, چاہے وہ عرب ممالک ہوں اور دیگر مسلم ممالک ہوں, کہ وہ بات چیت کی میز پر آئیں اور اس بارے میں کہ جو ان کے دماغ میں شکوک و شبہات ہیں دوسرے گروپوں کے تعلق سے, ان شبہات کو دور کر کے کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس سے پرامن طریقے سے اقتدار کی شراکت طے ہو سکے. اقتدار کی شراکت بہت ضروری ہے اور امریکہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ارشی خان صاحب, جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ عالمی خطے پر آتا ہے تو امریکہ کا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے, امریکہ کی مداخلت منظر عام پر آ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, یا پھر یہی ہے کہ وہ جو کہے گا وہی کیا جائے گا, چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر؟ دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم ہے یہ خاص کر کے ایک فارن پالیسی کا ایک انیلیبل پرنسپل بن گیا ہے. مطلب کہ حالانکہ ڈومیسٹک پالیسی کا پارٹ ہے, لیکن ٹیررزم, اور چونکہ وہاں پہ جب تک کہ القاعدہ ان عربین پینسولا, جو خاص کر کے امریکن جو رائٹر ہیں بروس ریڈل استعمال کرتے ہیں عقاب, القاعدہ ان عربین پینسولا, لیکن ان کے پاس یہ ایک مدعا ہونا چاہیے. جب تک یہ مدعا نہیں ہوگا وہ کیسے انٹرفیئر ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سعودی کو بھی انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں. ایک طرف ایران کا خوف دلاتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ دیکھتے ہیں بھائی یمن میں ڈسٹربنس ہے, اس لیے کہ یمن جو حوثیز ہیں وہ کافی ناراض ہیں سعودی سے. وہ تو پورے آپ خطے میں آپ دیکھیں گے کہ نارتھ میں آپ کے سیریا میں وہ اپنا دخل بنائے ہوئے ہیں, ساؤتھ میں یمن کو دخل بنائے ہوئے ہیں. بیسک جو پلان ہے وہ امریکن کا, یا جو امریکن کے انفلوئنس ہے, سارے امریکن تو اس طرح سے نہیں ہے, خاص کر کے گورنمنٹ میں کچھ لوگ جو اسٹائل کے کافی انفلوئنس میں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورا خطہ ہے اس میں جو ہے
अनार्किक सिचुएशन रहे, स्टेबिलिटी नहीं हो, ऑर्डर नहीं हो, टॉलरेंस नहीं हो, और ये जब तक ये चीजें चलती रहेंगी, उनके जो है गेम्स चलते रहेंगे। वही प्रॉब्लम हुआ खास करके यमन में, जो वहां की हुकूमत थी, तो जो सुन्नी हुकूमत थी, तो उनका जो है उनके अलायंस काफी हो गए उन लोगों से जो सुन्नी ट्राइब्स हैं, और सुन्नी ट्राइब्स के अलायंस हो गए ट्राइबल से, या फिर कुछ मसलकी इख्तिलाफ का मामला भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जैसे कि मीडिया में खबरें भी आ रही हैं। मसलकी इख्तिलाफात तो देखिए इराक में भी बाद में डेवलप किया, हालांकि वहां भी शिया थे, सुन्नी थे 2003 से, लेकिन 2003 के बाद जो सिचुएशन हुई, मस्जिदों में बम फोड़ना, शिया मस्जिद में, सुन्नी मस्जिद में, तो ये चीजें वहां पे डेवलप की। सेम सिचुएशन आपकी येमेन में हुआ है, वहां पे 3-4 फिरके हो गए, एक आपके साउथ सेकुलर फिरका है, एक आपकी इस्लामिस्ट फिरका है, एक आपके सुन्नी एंड अलकायदा फिरका है, एक आपके हाउथीज जिनको शिया कहते हैं। तो वहां पे सिचुएशन ये है कि जब तक के हाउथीज को आप, इसलिए कि वहां पे भी उस काफी है, इसलिए कि वो जॉब में भी काफी कम है, नॉर्थ में रहते हैं, तो जब तक कि आप, एक तरफ तो प्रेशर है उनका, मतलब सऊदी का, तो उन्हें भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जब तक कि हम वहां पे टॉलरेंस या इंटर सेक्टेरियन टॉलरेंस नहीं लाएंगे और उनको पावर शेयरिंग में नहीं लाएंगे, वहां पे देखिए क्या इशू था। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को देखें तो उसमें बात ये कहेगी भाई इनको रिलीज कर दीजिए, नंबर 1, और पावर जो है आप इस तरह से नहीं कीजिए। फिर तीसरी बात ये कहेगी निगोसिएशन कीजिए। फिर चौथी बात ये कहेगी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया जाएगा। फिर ये कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम, फिर ये कहा गया कि इलेक्शन लाया जाएगा। लेकिन ये लाया जाएगा, ये चीज चल रही है आपके 4 साल से, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं। चलिए, पावर शेयरिंग एक अहम इशू आपने भी उठाया, सिराज नकवी साहब भी कह रहे हैं, सिराज साहब पावर शेयरिंग होना चाहिए, इक़्तिदार की मुंतकली, या फिर यह है कि किस तरह से उन जो बागी हैं उनको इत्तेमाद में लिया जाए। इस तरह की कोशिशों में सबसे बड़ा किरदार किसका हो सकता है? आपने कहा कि जाहिर सी बात है ताकत से इस मसले का हल नहीं हो सकता। जहां भी इस तरह का बहरान हुआ है वहां सबसे पहले बात यही की जा सकती है कि मुज़ाकरात के जरिए, नहीं कि बातचीत की मेज पर यह होनी चाहिए। लेकिन ऐसे हालात इस वक्त यमन में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वहां के जो हौसी बागी हैं वो भी शायद इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। उनके जो तेवर हैं बहुत ही जारहाना नजर आ रहे हैं। नहीं, यकीनी तौर पर उनके तेवर जारहाना, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को देखे, और अमेरिका को, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज किया, कि अमेरिका को इस मामले से अलग करना ही होगा। इसलिए कि अमेरिका के ताल्लुक से जो हौसियों में नफरत या बददिली और उनके मुखालफत का जज्बा जितना शदीद है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका इस मामले में कोई रोल प्ले करना चाहेगा तो हौसी उससे मुतमईन होंगे, उसको अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन पड़ोसी मुस्लिम ममालिक, चाहे वो अरब ममालिक हों, चाहे वो ईरान हो या दूसरे ममालिक हों, उनका एक रोल हो सकता है, और उन सबसे बढ़ के भी अक़वाम मुत्तहिदा का रोल हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को ये यकीन दहानी करानी चाहिए हौसियों को भी और दूसरे ग्रुपों को भी कि आप बातचीत की मेज पर आइए और अपने मसाइल को बातचीत के जरिए हल कीजिए, और कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे जो कुछ ये जो होता रहा अभी तक ये न हो, और इसमें किसी तरह की ग्रुपबाजी जैसी चीजें जो हैं उनको अलग करके अगर आप बात करेंगे, न्यूट्रल होकर, जानिबदार होकर आप बात करेंगे, तो ही मसले का हल निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी मायूस कुन है, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और उनको कंट्रोल में करना काफी मुश्किल हो रहा है। उसी बागियों के उनके तेवर इंतहाई जारहाना है, और वो कभी भी इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि अर्शी खान साहब ने भी बताया कि इसके लिए पावर शेयरिंग और दूसरे कई उमूर पर बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। और इस वक्त यमन की सूरत हाल काफी खराब है, हमारे दोनों एक्सपर्ट ये बता रहे हैं। प्रोग्राम वक्त होने का खत्म हो गया, इसलिए हम अर्शी खान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय के साथ बातचीत करने के लिए, और सिराज नकवी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय के स्टूडियो में आने और हालात हाजरा में शिरकत करने के लिए। तो हालात हाजरा में बस अभी इतना ही। आलमी समय को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय लाइव पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।